हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो लक्ष्यंस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं आइसोमेरिज्म का बचा हुआ पोर्शन एज वेल एज हाइड्रोकार्बन आज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम एल्केन्स के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको मैं आइडिया देता हूं कि हमें वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, वो हम पढ़ चुके हैं 12th में। हाँ, वुड्स फिटेग, फ्रैंकलैंड, कॉरी हाउस, सिंपल रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली इसमें एक ब्रीफ रिवीजन देंगे। जो टॉपिक आपके लिए नया है, जो हमने क्लास 12th में नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली उसको डिटेल में बताएंगे। बट हाँ, ऐसे टॉपिक्स बहुत कम है। आइए सबसे पहले वाइंड अप करते हैं हम आइसोमेरिज्म को। हमारा चल रहा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म पढ़ा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने क्लास 12th में पूरा पढ़ रखा है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे ना, वो कोई सेंस नहीं है उस बारे में बात करने का। यही सारी चीजें आज हमें करनी है। सबसे पहले मेटामेरिज्म के बारे में बात करेंगे। मेटामेरिज्म हमेशा एग्जिस्ट करता है ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स में जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड बनती है। एक से ज्यादा बॉन्ड बनती है किसके द्वारा? फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एप्लीकेबल किन के लिए है? सिर्फ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए। वो फंक्शनल ग्रुप जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं वो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, दूसरे शो नहीं कर सकते हैं। कोई पूछे क्या अल्कोहल शो कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप जो है कार्बन चेन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। कोई पूछे कीटोन शो कर सकता है? यस। कोई पूछे ईथर शो कर सकता है? यस। ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हैं। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं कार्बन चेन के साथ, वो ये फंक्शन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। ठीक है, सर मेटामर्स में होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप के अराउंड लेफ्ट एंड राइट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है। नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसके इधर मिथाइल, इधर क्या है? एन प्रोपाइल। यस सर। इस फंक्शनल ग्रुप यहां पर देखिए, यहां पर भी ईथर है, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल। क्या देख रहे हैं? यहां पर जो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप है और यहां पर जो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है। इसके एक तरफ मिथाइल था, अब इथाइल हो गया। इधर इसके एक तरफ एन प्रोपाइल था और इधर इथाइल हो गया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर एन प्रोपाइल है, इधर इथाइल है। ऑब्वियसली अलग अलग है ये एल्काइल ग्रुप, ये वाला और ये वाला एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, ये वाला और ये वाला एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे के क्या है? मेटामर्स है। एक और एग्जांपल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम ही है। ठीक है, यहां पर भी ईथर के अराउंड देखिए, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ आइसोप्रोपाइल। एक तरफ ये सेम है, एक तरफ ये डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली एक जगह पर भी डिफरेंस आ गया तो हम कहेंगे कि एक दूसरे के क्या है? ये मेटामर्स है। ए एंड बी भी क्या है? एक दूसरे के मेटामर्स। ए एंड सी भी एक दूसरे के क्या है? मेटामर्स। बी और सी भी एक दूसरे के क्या है? मेटामर्स, है ना। इसके एक तरफ इथाइल, इसके एक तरफ मिथाइल, इसके एक तरफ इथाइल, इसके एक तरफ आइसोप्रोपाइल। तो ये एग्जांपल्स हैं मेटामेरिज्म के। आइए अब बात करते हैं टॉटोमेरिज्म के बारे में। टॉटोमेरिज्म इस टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एग्जिस्ट करेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं मिनिमम दो के बारे में बात कर रहा हूं। दोनों इक्विलिब्रियम में, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर ये भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा, पर दोनों में डिफरेंस किसका होगा? जनरली एक एटम की पोजीशन का। यहां पर एटम कहीं और होगा, दूसरे वाले में एटम कहीं और होगा। ठीक है, जनरली ये एटम H हाइड्रोजन होता है, बट कोई और भी हो सकता है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर सिंगल केमिकल कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। मान लो इस स्ट्रक्चर का मैंने नाम A रखा,
इसका बी रखा तो ए से बी भी बनेगी, बी से ए भी बनेगी। सर वो तो ऑब्वियस है, आपने अभी बोला नहीं कि दोनों इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, तो ए से बी भी बन रहा है, बी से ए भी बन रहा है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो सेम रहती है। ठीक है, और एक एटम जो है जनरली हाइड्रोजन जो है रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन एटॉमिक न्यूक्लियस, एक एटम के न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, दैट इज हाइड्रोजन। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, डायड और ट्रायड। अच्छे तरीके से अब समझते हैं टॉटोमरिज्म को। सबसे पहले डायड, डायड सिस्टम का मतलब पता क्या है, डिफरेंस ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स में किसका था, हाइड्रोजन का। डायड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जिससे अटैच्ड है उसे नंबर दे दो 1, उसके साथ वाले को 2, तो हाइड्रोजन 1 से उठेगा 2 वाले के पास जाएगा, या उल्टा भी बोल सकते हो 2 से उठेगा 1 वाले के पास जाएगा। सर कोई एग्जांपल, ये HCN, हाइड्रोजन जिसके साथ अटैच है इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, हाइड्रोजन 1 से हटेगा 2 पे जाएगा, बन जाएगा HN। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 से हटेगा 1 वाले के पास चला जाएगा, 1 से हटेगा 2 पे जाएगा, 2 से हटेगा 1। इसी कारण इसको बोलते हैं डायड। डाई का मतलब होता है 2। नेक्स्ट है ट्राइएड सिस्टम। ट्राइएड में सिस्टम में क्या होगा, हाइड्रोजन जिसके साथ अटैच्ड है उसे 1 दे दो, 1 से हटेगा 3 पे जाएगा, या उल्टा भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन 3 से हटेगा और 1 वाले पर आएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, कार्बोनिल ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन है वो है अल्फा कार्बन। ठीक है, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर इसे 1 देंगे, ये 2, ये 3, या उल्टा भी बोल सकते हैं ये 1, ये 2 और ये 3। हाइड्रोजन 3 से हटा और 1 वाले के पास चला गया, 1 वाले के पास चला गया, या उल्टा भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन 1 से हटा और 3 वाले के पास चला गया। ये दोनों इकट्ठे पाए जाएंगे। इसे ट्राइएड क्यों बोल रहे हैं, नाम में पता चल रहा है बेटा, ट्राई, 1 से हटा 3 पे गया, या 3 से हटा 1 पे गया। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है हमें ज्यादा, दैट इज ट्राइएड सिस्टम। बहुत अलग अलग प्रकार के ट्राइएड सिस्टम होते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोसो ऑक्साइन। नाइट्रोसो ऑक्साइन का मतलब पता क्या है, जब हाइड्रोजन 1 से हटा 3 पे गया, या उल्टा भी बोल सकते हो 3 से हटा 1 पे गया, तो यहां तो नाइट्रोसो से ऑक्साइन बन जाएगा, या ऑक्साइन से नाइट्रोसो बन जाएगा। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जो भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोसो के साथ जैसे यहां पर ये जुड़ा हुआ है। ये रहा अल्फा कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है। और यहां से हाइड्रोजन हटेगा, इधर जाएगा, ये 1 2 3, उल्टा भी बोल सकते थे 1 2 3। हाइड्रोजन 3 से हटा और 1 पे गया। ठीक है सर, CH2 हो जाएगा, ये वाली बॉन्ड डबल हो जाएगी, ये वाली सिंगल, और ये सर कैसे गया मैं आपको बता देता हूं। हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन जिस भी कार्बन से हट रहा है, ठीक है, जैसे 3 से हट के 1 पे जा रहा है, तो ये वाला, इसको नंबर बोल रहा हूं n, क्या बोल रहा हूं इसे n, n यहां पर क्या है 3, ये n-1 है, ये n-2 है। n कितना है 3, n कौन सा हुआ, n कौन सा हुआ जहां से हाइड्रोजन हट के 1 पर जा रहा है। ठीक है, तो ये n हो गया 3, ये n-1 हो गया, 3-1 2, और ये n-2 हो गया 1। हमेशा याद रखिएगा जहां से हाइड्रोजन हटा है, ठीक है, n और n-1, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर अभी सिंगल बॉन्ड थी, सिंगल बॉन्ड, अब देखो क्या हो गई, डबल हो गई। हाँ सर, बॉन्ड ऑर्डर एक बढ़ गया, उससे आगे बॉन्ड ऑर्डर एक कम हो जाएगा। देखो राइट नाउ यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या था 2, अब देखो क्या हो गया 1, और ये ऐसा ही चलता रहेगा।
एन वाले का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, उससे अगली वाली बॉन्ड का कम हो जाएगा, उससे अगली वाली का बढ़ जाएगा, उससे अगली वाली का कम हो जाएगा, उससे अगली वाली का बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर कब तक चलता रहेगा ये, जब तक आप लास्ट वाले तक पहुंच नहीं जाते, है ना। जैसे यहां पर 3 से निकला 1 में गया, तो जब तक आप 1 तक पहुंच नहीं जाते ऐसा चलता रहेगा। एन और n-1 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1 बढ़ जाएगा, उससे अगली वाली का कम, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम, कम चलता रहे, कब तक, जब तक के ये लास्ट वाला 1 नहीं आ जाता। ठीक है, फिर ये क्या था बेटा, ये था नाइट्रोसो और ये था ऑक्साइन। ये दोनों इकट्ठे पाए जाएंगे एक ही जगह पर, एक ही बीकर के अंदर, और दोनों इक्विलिब्रियम में, यानी कि नाइट्रोसो से ऑक्साइन बनता रहता है, ऑक्साइन से नाइट्रोसो बनता रहता है। हाइड्रोजन 3 से निकल के 1 पे जाता रहता है, 1 से निकल के 3 पे जाता रहता है, 3 से 1 पे, 1 से 3 पे, 3 से 1 पे, चलता रहेगा, चलता रहेगा। चल ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रो और एसी नाइट्रो। नाइट्रो और एसी नाइट्रो, ये रहा नाइट्रो, ये होता है नाइट्रो। फिर भाई जो अल्फा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन निकल के जाता है, ये रहा 1 2 3, हाइड्रोजन 3 से निकलेगा 1 पर जाएगा, 3 से निकलेगा 1 पर जाएगा। दिस इज नाइट्रो, दिस इज एसी नाइट्रो। फिर भाई हाइड्रोजन जहां से निकला है n और n-1 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 बढ़ जाएगा, अगले वाले में कम हो जाएगा, यहां बढ़ गया, यहां कम हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 3 से 1 में चला गया। नेक्स्ट इज साइनाइड और इनमाइन। ये देखिए साइनाइड, पता ही है नाइट्राइल का कॉमन नेम होता है, और उससे इनमाइन बनेगा। फिर वही फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड द अल्फा कार्बन। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहां से H निकलेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहां से निकला। फिर वही हाइड्रोजन निकला कहां से है, ये हो गया 1 2, 3 से निकला 1 वाले पे चला गया, 3 और 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 बढ़ जाएगा, यहां पर एक बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। 3 और 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, 2 और 1 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। ये है साइनाइड, ये है इनमाइन। नेक्स्ट इज एमाइड और आइमाइड। अमाइड और आइमाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। फिर वही फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहां से H निकलेगा ही निकलेगा। हाइड्रोजन यहां से निकला 1 2 3, हाइड्रोजन 3 से निकलेगा 1 पे चला जाएगा। एक मिनट सर, मुझे लग रहा है आपको स्मार्टनेस शो कर रहे हो क्या, यहां पर भी देखना जरा, पिछले वाले पे, यहां पर नहीं, यहां पे आप हमेशा इसको 1 दे देते हो। अगर मैं गलती से, मैं तो स्टूडेंट हूं ना सर, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं इसे 1 दे देता, इसे 1 दे देता, तो फिर आपकी बेवकूफी है। मैंने लाइन बोला क्या, जहां से हाइड्रोजन निकला है, ठीक है, वहां से ऑल्टरनेट बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। ये वाला बॉन्ड ऑर्डर 1 बढ़ेगा, अगले वाला कम हो जाएगा, फिर अगले वाला बढ़ेगा। अगर ये 1 ना होता, मतलब कि 5 होता, 7 होता, जो भी होता, ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज चलता रहना। आपने गलती से इसे 1 दे दिया होता है ना, स्टूडेंट है, उसने गलती से इसे 1 दे दिया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 बढ़ना था, इसका बॉन्ड 1 कम होना था। यहां पर तो चलो डबल बॉन्ड लग जाती, ये तो सिंगल थी तो कम हो जाती, चली जाती, इसका मतलब मॉलिक्यूल ही ना बचता। ठीक है, तो आपको समझ आ गया 1 किसे देना है सर, जिसमें ऑलरेडी मल्टीपल बॉन्ड होगी, ऑलरेडी मल्टीपल बॉन्ड होगी, ऑलरेडी मल्टीपल बॉन्ड होगी, ऑलरेडी मल्टीपल, इसी को देना 1, इसको मत दे देना, नहीं तो ये तो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 बचेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड ही गायब हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3, ये अमाइड है, हाइड्रोजन 1 से हटेगा, 3 वाले पर जुड़ेगा, ये आइमाइड है। नेक्स्ट इज डायड, ये भी हो गया। हाँ, कीटो और इनॉल, ये पढ़ा दिया है अभी अभी, बट फिर भी एक बार दोबारा नाम बता देते हैं।
ये रहा कीटो, ये हो गया 1 2 3, अल्फा कार्बन भी कह सकते हो आप। हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, 3 से निकला 1 पे गया। हमें जो पढ़ना है वो ज्यादातर यही पढ़ना है, दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। कीटो और इनॉल जो है दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। फिर किसकी परसेंटेज ज्यादा होती है? ठीक है, परसेंटेज कीटो की ज्यादा होती है, परसेंटेज कीटो की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ इनॉल। फिर ऐसा क्यों होता है? जनरल बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, परसेंटेज कीटो की ज्यादा होती है। यानी कि अगर आपके पास घर में मान लीजिए ये है, फिर ये क्या है? ये है एसीटोन, या जिसे प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, आपके मम्मी दीदी है ना, किसी के पास जरूर होगा। ठीक है, नहीं तो कहीं तो लड़के भी आजकल लगा लेते हैं, शौक बड़ी चीज है। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास ये हो। एसीटोन को अगर आप बॉटल में किसी में देखेंगे तो वहां पर एसीटोन भी पाया जाएगा और इसका इनॉल भी पाया जाएगा, बट परसेंटेज इसकी ज्यादा होगी। अप्रोक्सीमेटली 99% कीटो ही पाया जाता है, 1% या उससे भी थोड़ा कम जो है वो इनॉल पाया जाता है। ठीक है, कीटो की परसेंटेज ज्यादा होती है इनॉल से। ठीक है, जनरल बात कर रहा हूं। फिर ऐसा क्यों होता है? वो ऑब्वियस ही बात है। अगर आप देखेंगे यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर सी डबल बॉन्ड सी है, तो ऑब्वियसली ये वाली बॉन्ड स्ट्रांग होती है, ये वाली वीक होती है। इसका मतलब इसको तोड़ना मुश्किल है, मुश्किल है तो ये नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी तो ये कीटो फॉर्म में ज्यादा रहेगा। एक और है, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड है, यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होती है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है, तो ऑब्वियसली कीटो से इनॉल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि ये प्रोसेस चलती रहेगी, कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो बनता रहेगा, बट जो ज्यादा परसेंटेज होगी वो कीटो की होगी, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH एंड C डबल बॉन्ड O एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C एंड OH। ठीक है सर, अगर कभी ये जो आप बोल रहे थे ना अभी सर, ये बात कि 3 से हटेगा 1 पे जाएगा, ये तो समझ आ गया। अभी आप कुछ और भी बोल रहे थे कि 3 और 2 के, आई मीन n और n-1 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 बढ़ जाएगा, अगले वाले में कम हो जाएगा, फिर उससे अगले वाले में बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि आप 1 वाले तक नहीं पहुंच जाते। उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है स्पेस टॉटोमेरिज्म। स्पेस टॉटोमेरिज्म क्या कहता है? अगर टॉटोमेरिज्म 1-3 पे पॉसिबल ना हो पाए, फिर क्यों ना हो पाए? हाइड्रोजन 3 वाले से निकल के 1 वाले पे क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि वो जो कार्बन होगा, 3 वाला जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्या होगा? sp2, या sp भी हो सकता है, sp3 नहीं होगा, आप ये कह सकते हैं sp3 नहीं होगा। अगर टॉटोमेरिज्म ना पॉसिबल हो पाए 1-3 पे, ठीक है, ताकि थर्ड कार्बन या तो sp2 है या sp है, तब चेक करिए 1n से टॉटोमेरिज्म, 1n से। n क्या है? यहां पर कोई भी ऑड नंबर है, 3 की जगह 5 हो सकता है, 5 पे भी नहीं हो पा रहा तो 7 पे चेक करो, 7 पे नहीं हो पा रहा 9 पे चेक करो, 9 पे नहीं हो पा रहा 11 पे चेक करो, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। हाइड्रोजन निकलेगा nth से, जाएगा फर्स्ट वाले पे। सर मुझे बात थोड़ी थोड़ी समझ आई है, आइए समझाते हैं। आइए टॉटोमेरिज्म को चेक करते हैं। अगर टॉटोमेरिज्म 1-3 पर नहीं हो सकता तो 1-5 पे चेक करेंगे, 1-7 पे, 1-9 पे, 1-11 पे, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CHO। आप सबसे पहले देखिए, मैंने इसको 1 रखा, ये 2, ये 3। सिर्फ 3 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन नहीं हट सकता। sp होता तब भी नहीं हट सकता था, तो अब 3 से तो नहीं हो सकता, यहां से 3 से h तो निकल के 1 पे नहीं जा सकता। अब मैं चेक करूंगा 5 पे, 4 और ये 5। हाँ सर, 5 वाला sp3 हाइब्रिडाइज भी है, यहां से h निकल के यहां पे जाएगा। चलो ये बात तो पता चल गई, यहां से एक h निकल जाएगा, वो यहां पे जाएगा। ठीक है, और क्या बोला था मैंने? जो n जहां से जा रहा है, n
और n-1 के बीच में एक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, अगले वाले में कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, ऐसे चलेगा। यहां बढ़ गया या कम हो जाएगा, यहां बढ़ गया या कम हो जाएगा। ये बॉन्ड सिंगल थी, एक बढ़ गया तो डबल हो गया, अगले वाली डबल थी तो वो कम हो गया, सिंगल हो गया, अगले वाली फिर सिंगल थी फिर डबल हो गया, फिर अगले वाली डबल थी फिर वो सिंगल हो गया, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है सर, ये टॉटोमेरिज्म हुआ है। कहां से हुआ है? 1-5 से। 1-5 से ना हो सकता तो 1-7 से चेक करता, 1-9 से, 1-11 से। आइए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म? ठीक है, ये रहा 1, 2, 3। सर 3 वाले कार्बन पे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं कर सकता, है ही नहीं कर सकता। सर आगे 1-5 पे चेक नहीं करोगे? कैसे चेक करूंगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो होनी चाहिए थी, है ही नहीं। ठीक है, तो सर ठीक है, नहीं होगा। आइए 1, 2, 3, ये भी है, ये भी है। सर इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, या यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है सर, टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, ये नहीं कर सकता। फिर वही ये रहा, नाइट्रोसो वाला है 1, 2, 3। सर 3 वाला sp3 हाइब्रिडाइज तो है, बट यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन के साथ, तो सर ये भी शो नहीं कर सकता। यहां देखते हैं सर 1, 2, 3, यहां ये तो है, यहां ये है। सर ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है, बट यहां पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नहीं कर सकता, है ही नहीं कर सकता। अगर ये sp2 होता या sp हाइब्रिडाइज होता, फिर 3 की जगह क्या चेक करता? 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता। ठीक है सर, ठीक है। आइए और देखते हैं। सर ये नहीं कर सकता। नहीं बेटा, आपने ध्यान नहीं दिया, ये ऑलरेडी कीटो से इनॉल बना हुआ है, हाइड्रोजन 1 से 3 की जगह ऑलरेडी जा चुका है, ऑलरेडी जा चुका है। ऊपर वाला तो टॉटोमेरिज्म नहीं शो कर सकता, बट ये तो शो कर सकता है ना, हाइड्रोजन 1 से 3 पे चला जाए, 1 से 3 पे चला जाए, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। यहां से H गया, यहां से, तो ऑलरेडी टॉटोमेरिज्म शो किया हुआ है। इनॉल बना रखा था, मैंने उससे कीटो बना दिया, H यहां से निकाला, यहां डाल दिया, तो ये करेगा। यहां पर चेक करते हैं 1, 2, 3। सर 3 वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां से तो नहीं जा सकता, तो फिर 5 चेक करेंगे, 4, 5। सर 5 वाले में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कर ही नहीं सकता। 3 वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नहीं कर सकता, तो 5 वाला चेक करेंगे। सर 5 वाले में तो हाइड्रोजन है ही नहीं कर सकता। बट सर अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता 1, 2, 3, नहीं कर सकता, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, बिल्कुल यहां से तो कर सकता है ना, हाइड्रोजन है ना, हाँ, तो फिर वही हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये बॉन्ड डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सर ये तो फिनॉल बन गया सर ये तो एरोमेटिक होता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जनरली तो हमने यही पढ़ा कि कीटो की परसेंटेज ज्यादा होती है व्हेन एज कंपेयर टू इनॉल, उसका रीजन भी हमने बता दिया। पर परसेंटेज इनॉल की इंक्रीज हो जाती है, मैंने सिर्फ यहां पर इंक्रीज वर्ड लिखा है, मैंने यहां पर नहीं लिखा है कि कीटो से भी ज्यादा बढ़ जाती है। अरे नॉर्मली इनॉल की परसेंटेज होती है कोई 1%, 0.5%, उससे इंक्रीज हो गए 5% हो जाए, 10% हो जाए, 15% हो जाए, तो इंक्रीज अभी मैंने वर्ड लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा है कि कीटो से भी ज्यादा हो जाती है। सर वो कब होगी, वो भी बताएंगे, आज ही बताएंगे, बट अभी तो सिर्फ परसेंटेज इनॉल की बढ़ जाती है। पहला, अगर इनॉल एरोमेटिक हो जाए, एरोमेटिक, फॉर एग्जाम्पल ये रहा एग्जाम्पल 1, 2, 3 से हाइड्रोजन निकलेगा, 1 पर जाएगा, जो फिनॉल बना है, जो इनॉल बना है, वो एरोमेटिक है। ऐसे केस में इनॉल की परसेंटेज बढ़ जाती है। ठीक है। सेकंड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो इनॉल, या तो इनॉल एरोमेटिक हो जाए या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए। सर इसका एग्जांपल ये रहा, अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं, ये रहा 1, 2, 3, वही अल्फा कार्बन, यहां से H निकलेगा, यहां चला जाएगा। सर ये कुछ ऐसा इन
ऑल बन जाएगा which is resonance stabilized, which is resonance stabilized पाई सिग्मा पाई। तो ऑब्वियसली यहां पर भी इनॉल की परसेंटेज बढ़ जाती है। ठीक है। थर्ड, अगर कहीं AMG हो, सर AMG क्या होता है? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। हां सर, ये हमने पढ़ रखा है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट हो तो इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। 6 मेंबर्ड रिंग बनने के कारण यहां पर भी परसेंटेज इनॉल की इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सर एग्जांपल ये देखिए, AMG तो पता ही है, ये है मिथिलीन ग्रुप। CH2 को बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप। इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। इनके जो हाइड्रोजन है, फिर वही 1 2 3, थर्ड वाले से हाइड्रोजन निकलेगा, 1 वाले के पास जाएगा। जैसे ही ये इन ऑल बनाएगा, जैसे ही ये इन ऑल बनाएगा, क्या आपको यहां पर ये डॉटेड डॉटेड इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है? यस। क्या 6 मेंबर्ड रिंग नजर आ रही है? यस। तो यहां पर भी इनॉल की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ, सॉल्वेंट का इफेक्ट। अगर सॉल्वेंट पोलर होता है, पोलर, तो वो कीटो को सॉल्वेट कर देता है और उसकी परसेंटेज इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर हो, वो कीटो को सॉल्वेट नहीं करता है, तो परसेंटेज कीटो की थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि इनॉल की थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनॉल की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है सर। फिफ्थ, साइक्लिक 1 2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में तो साइक्लिक होना चाहिए, और 1 पे और 2 पे दोनों पे कार्बोनिल ग्रुप लगा होना चाहिए, तब भी परसेंटेज इनॉल की, यहां पर भी इनॉल, अच्छा इनॉल लिखा हुआ है, यहां पर भी परसेंटेज इनॉल की इंक्रीज हो जाती है। सर एग्जांपल दे सकते हैं? ये रहा एग्जांपल। फिर भाई 1 2 3, यहां से H निकलेगा, यहां ऑर्डर बढ़ जाएगा, यहां ऑर्डर कम हो जाएगा। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये रहा परसेंटेज ऑफ इनॉल इंक्रीज होने का रीजन। ये देखिए यहां पर भी 5 मेंबर रिंग बन रही है, 5 है ना, 1 2 3 4 5, यस 5 मेंबर रिंग बन रही है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो यहां पर भी परसेंटेज इनॉल की इंक्रीज हो गई है। ठीक है। एरोमेटिक हो गया, रेजोनेंस हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, साइक्लिक भी हो गया। ठीक है सर, परसेंटेज इनॉल की इंक्रीज करने के आपने बहुत सारे रीजन बता दिए, बट कब इनॉल की परसेंटेज कीटो से भी ज्यादा हो जाती है? कीटो से भी ज्यादा हो जाती है। पहला, अगर इनॉल एरोमेटिक हो, अगर इनॉल में AMG हो, और अगर इनॉल में ये साइक्लिक 1 2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, इन केसेस में इनॉल की परसेंटेज कीटो से भी ज्यादा हो जाती है। अदरवाइज बढ़ तो जाती है बट कीटो से कम रहती है, कीटो से कम रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। जैसे आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल, एक होते हैं स्टीरियो। स्टीरियो में क्या होगा, यहां पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होगा वो अलग अलग उनकी रिलेटिव पोजीशंस होंगी स्पेस में। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल हमें डिस्कस करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, पहली बात तो आता किसके कारण है, जब कार्बन और कार्बन बॉन्ड की रोटेशन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे C डबल बॉन्ड C में आप बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड होती है, एक को फिक्स करोगे दूसरे को रोटेट करने की कोशिश करोगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, तो वही शो कर सकते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, डबल बॉन्ड हो या रिंग हो। ठीक है,
और अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कम से कम 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करने चाहिए। पता चले कोई बोल दे कि ये सिस है उसका, ये ट्रांस है उसका, बट ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करता, अरे तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। 2 फॉर्म्स कम से कम, मिनिमम 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करने ही चाहिए, ठीक है। तीसरा वो लिखा ही हुआ है 2 फॉर्म एग्जिस्ट करने, कहां कहां हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी में, सी डबल बॉन्ड एन में, एन डबल बॉन्ड एन में, साइक्लोएल्केन, बहुत सारे, ये सब डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। जैसे सिस आइसोमर किन्हें बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर किन्हें बोलते हैं, वो थोड़ा लिखा हुआ है वैसे, सिस फॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांस आइसोमर है और सिस आइसोमर है। जब सी डबल बॉन्ड सी में सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो ये सिस कहलाते हैं। और अगर ये क्या कर दिया इन्होंने, गलत बना दिया ना, ये तो कुछ है ही नहीं। अगर ये ब्लू वाला यहां होता और ये वाला यहां होता तब होता ट्रांस, है ना। ये ब्लू वाला और ब्लू वाला ऑपोजिट हो जाते, ये जो येलो वाला और येलो वाला इधर हो जाते, तब होता ट्रांस, है ना। अभी तो ये गलत बना हुआ है, बट अगर ये इधर होता, ये इधर होता तब, ठीक है। दोनों सेम साइड पे हैं तो सिस, ऑपोजिट साइड पे होते तो ट्रांस। शुरू से शुरू करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी से, सी डबल बॉन्ड सी से। यहां पर जो दोनों ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए, यहां पर भी दोनों अटैच जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर ये भी ए है ये भी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। ये भी बी है ये भी बी है, नहीं होगा। ये भी ए है ये भी ए है, नहीं होगा। दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने सिस बनाया है, जब ए और ए सेम साइड पे है, बी और बी सेम साइड पे है। अगर ए और ए ऑपोजिट है, बी और बी ऑपोजिट है, तो ये ट्रांस बनाया। नेक्स्ट, क्यूमुलिन्स के बारे में बात करेंगे। क्यूमुलिन्स के बारे में हमने बात ऑलरेडी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में करी हुई है, बट फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। क्या क्यूमुलिन्स होते क्या है? पहली बात तो डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव होगी, लगातार होगी, ठीक है। इनके केस में जब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑड है या डबल बॉन्ड्स ये इवन है, 2 बार डबल बॉन्ड, तो ये दोनों और ये दोनों सेम प्लेन पे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये दोनों इस बोर्ड पे हैं तो ये बोर्ड से बाहर है, ये बोर्ड के पीछे है। ये जीआई शो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। पर कौन जीआई शो करते हैं? जब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन होंगी और ये डबल बॉन्ड्स ऑड होंगी। ये देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन और ये डबल बॉन्ड्स ऑड हो जाएंगी। ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, तब ये सिस ट्रांस बना सकते हैं। राइट नाउ कौन सा बना हुआ है? सिस। और अगर इसी का ट्रांस बनाना हो तो ए ए बी बी, ये ट्रांस बना हुआ उसका, एब्सोल्युटली, ठीक है। कौन कौन जीआई शो कर सकता है? सिंपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये दोनों अलग अलग है, इसके भी दोनों सब्सटेंस अलग। हाँ सर, ये जीआई शो कर सकता है। ये भी एच होता, ये भी एच होता, नहीं कर सकता। ये भी मिथाइल होता और ये भी मिथाइल होता, नहीं कर सकता था। आइए यहां बात करते, सी डबल बॉन्ड सी, फिर इसके दोनों ये सेम है, नहीं कर सकता सर। यहां पर कौन सा है ये? 1 2 3 4 5 6 7, सर ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला है, ऐसा वाला है, तो ये जीआई शो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये देखें, 2 3 4 5 6, सर ये इवन, सॉरी बेटा, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला है। अब ये चेक कर लो, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो जीआई शो कर सकता है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग, हाँ सर ये भी जीआई शो कर सकता है। अब अगर सी डबल बॉन्ड सी कुछ ऐसा हो बेटा, इधर डी जुड़ा हुआ है, इधर ई, इधर एफ जुड़ा हुआ है, इधर जी, पर तब कैसे आप सिस ट्रांस बताएंगे? तब के लिए एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है, ई और जेड। आपको ये जो दोनों ग्रुप अटैच्ड हैं इनको रैंक 1 2 देना है, इनको भी रैंक 1 2 देना है। अगर 1 और 1 वाला ऑपोजिट है तो उसको ई बोलेंगे, 1 और 1 वाला सेम साइड पे है तो उसको जेड बोलेंगे। तो रैंक 1 और 2 कैसे देना है? सीआईपी रूल्स, वो हमने ऑलरेडी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ा हुआ है। अगर एटॉमिक कार्बन जिससे अटैच्ड है, अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, हायर एटॉमिक नंबर वाले का रैंक 1, डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड मानते थे, ट्रिपल बॉन्ड को 3 सिंगल बॉन्ड मानते थे। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उससे अगले वाले एटम्स चेक करते थे, है ना। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में से बॉन्ड पेयर का रैंक हायर होता है, बढ़िया होता है, मतलब कि रैंक 1 होता है।
लोन पेयर को रैंक छोटा देंगे, वही सारी चीजें। हाइयर आइसोटोप का रैंक बेटर होता है, एक तरफ H जुड़ा हो एक तरफ D जुड़ा हो, D का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, उसका रैंक 1 होगा, H वाले का रैंक 2 होगा, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है CIP रूल्स में, हमने पढ़ी है, तो मैं उसको दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ, क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हैं। यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां पर CH2, ये सर ये रैंक 1 हो गया क्योंकि यहां पर N जुड़ा हुआ है, यहां पर HHC जुड़ा हुआ है, यहां पर 3 H जुड़े हुए हैं, यहां पर 2 H है और 1 O है, 2 H है सर, इसका रैंक 1 होगा, इसका रैंक 2, 1 1 ऑपोजिट E हो गया, रैंक 1 रैंक 2, रैंक 1 रैंक 2, 1 1 ऑपोजिट सर ये E हो गया। CH डबल बॉन्ड CH2 सर ये रैंक 1 है, ये रैंक 2, COO CH3 COOH, COO CH3 COOH, यहाँ H है यहाँ CH3 है, 1 है, ये रैंक 2, 1 1 सेम साइड पे सेट, इधर ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है। यहां पर बात करेंगे पहले CH2 फिर, हाँ तो ये हो गया रैंक 1, ये रैंक 2, 1 1 ऑपोजिट है, तो दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। साइक्लोएल्केन्स में इनकी एक कंडीशन है, ठीक है, साइक्लोएल्केन्स में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। आप देखो इस Cl को आप वेज डैश से वेज में लेके नहीं जा सकते, नहीं तो आपको बॉन्ड तोड़नी ही पड़ेगी। तो ऑब्वियसली दो अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। जब ये दोनों सेम प्लेन में होंगे ये सिस कहलाएगा, जब ये ऑपोजिट प्लेन में होंगे तो ये ट्रांस कहलाएगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। इनकी कंडीशन क्या है साइक्लोएल्केन्स की, जब ये GI शो कर सकते हैं, दैट इज रिंग के अंदर कम से कम 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होने चाहिए, जिनके 2 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए। 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिनके 2 सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये देखो sp3 है, इसके दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, ऐसा एक हुआ। sp3 है, इसके दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग है, ऐसे 2 हो गए, तो ये GI शो कर सकता है। ये हमने इसका सिस बना रखा है, ये हमने इसका ट्रांस बना रखा है। देख रहे हैं ना, एक वेज में एक डैश में, ऑपोजिट है तो ट्रांस। दोनों वेज में या दोनों डैश में बनाए होते तो वो क्या कहलाता, सिस कहलाता। अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो क्या वो GI शो कर सकती है? कर सकती है, अगर वो रिंग 8 या 8 से ज्यादा कार्बन एटम्स की है, 8 या 8 से ज्यादा कार्बन एटम्स की है। अगर 8 या 8 से ज्यादा कार्बन एटम की है कर सकती है, उससे कम की है तो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उससे जब कम होता है तो वो ट्रांसफॉर्म उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कोई पूछे क्या ये डबल बॉन्ड GI शो कर सकती है? नहीं, 8 की रिंग होनी चाहिए, ये तो 6 की है। क्या ये GI डबल बॉन्ड GI शो कर सकती है? हाँ, 8 की है, ये GI शो कर सकती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N, जब ये OH और R दोनों सेम साइड पे है तो सिन, ये OH और R ऑपोजिट पे है तो एंटी। ऑक्साइम्स में पढ़ा भी है हमने, ठीक है। लोन पेयर सेम साइड पे है। अब N डबल बॉन्ड N की बात कर रहा हूं, लोन पेयर सेम साइड पे है तो सिन, और ये लोन पेयर ऑपोजिट है तो ये क्या कहलाएगा, एंटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जनरल टर्म्स में मैंने लिखा है, बाकी आपको अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे डाइपोल मोमेंट जनरल लिखा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आप पेज जो है आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से। तो ये बात मैंने पता कौन से एग्जांपल के लिए, ऐसे एग्जांपल के लिए। मैंने बनाया ट्रांस, इसी का बना देता हूं सिस। अब देखो जरा, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, किसका कम? डाइपोल ज्यादा, इसका डाइपोल कैंसिल आउट हो रहा है, कम होगा, इसका ज्यादा। तो मैंने ऐसे एग्जांपल, पेपर में कोई और आ जाएगा तो आपको डाइपोल की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ डाइपोल बना होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। इस केस में इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जो पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा पहले उसका डाइपोल मूवमेंट देखना, फिर आपको सिस और ट्रांस एल्कीन में से बॉइलिंग पॉइंट चेक करना। सॉल्युबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग डाइपोल मूवमेंट के, यानी कि फिर वही जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया
इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, इसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, बट अगर ट्रांस का ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट तो ट्रांस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करती है, वो आपको पता ही है, ट्रांस हमेशा ही ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, देख रहे हैं ना ऑपोजिट साइड में है सेम ग्रुप, तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, इस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब हमें बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। सबसे पहला इसमें है वुड्स रिएक्शन, सब पढ़ रखा है हमने सर, एक ब्रीफ में बता देता हूं। हेलो एल्केन का रिएक्शन कराते थे सोडियम के साथ सर, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता था जनरली, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में पहले फ्री रेडिकल बनता था, फिर उसके डाइमराइजेशन से मेजर प्रोडक्ट बन जाता था। इसकी लिमिटेशंस भी बहुत सारी पढ़ी थी हमने, यस सर पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ा था लिमिटेशंस में, वो पढ़ा था ना, एक तो मीथेन नहीं बना सकते, और क्या पढ़ा था, ऑड नंबर वाला एल्केन नहीं बना सकते, क्योंकि ऑड नंबर के लिए दोनों ग्रुप अलग अलग लेने पड़ेंगे, ये आर ले लिया या आर डैश ले लिया, तो बहुत सारे डाइमर बन सकते हैं, आर आर का डाइमर बन गया, आर आर डैश का डाइमर बन गया, आर डैश का डाइमर बन गया, नहीं बना सकते, ठीक है। टर्शरी अगर अल्काइल हैलाइड होगा, अगर ये टर्शरी होगा तो ये वुड्स रिएक्शन की जगह, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन कॉज करेगा। हाँ सर, उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर होता था, वो सारी बातें पढ़ रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फिटिंग रिएक्शन। वुड्स में किया क्या है, दो मॉलिक्यूल हेलो एल्केन के लिए है, फिटिंग में दो मॉलिक्यूल हेलो अरीन के लिए है, हेलो अरीन के, बस बिल्कुल शेम टू शेम है जी, है ना, जैसे आप कॉपी किया हुआ है वुड्स का फिटिंग ने। वुड फिटिंग में क्या हो जाएगा, एक हेलो अरीन हो जाएगा, एक हेलो एल्कीन हो जाएगा, सॉरी वुड्स में दोनों हेलो एल्केन लेते थे, फिटिंग में दोनों हेलो अरीन लेते थे, एक हेलो एल्केन लेंगे एक हेलो अरीन लेंगे तो वुड्स फिटिंग बन जाएगी, उसमें क्या, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैंकलैंड, बिल्कुल वुड्स जैसी ही है, बस रिएजेंट चेंज कर दिया, रिएजेंट चेंज कर दिया, यहां पर आर एक्स है, वुड्स में भी आर एक्स ही होता था, तो फर्क यहां पर सोडियम की जगह जिंक डाल दिया, करने का तरीका सेम, फ्री रेडिकल सारी बातें सेम, है ना, जैसी वुड्स वैसी फ्रैंकलैंड, बस कैटलिस्ट आपने सॉरी रिएजेंट जो है वो चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज कॉरी हाउस रिएक्शन या कॉरी हाउस सिंथेसिस भी बोलते हैं इसका। इसमें क्या पढ़ा था सर हम लोगों ने कि ये एक वो मेथड था, व्हाट डू कॉल इट, ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाने का, जिसमें हम लेते थे गिलमंस रिएजेंट, आर एक्स के साथ रिएक्शन कराते थे, फिर वही यहां पर जो आर है वो अनायन की, सॉरी यहां पर जो आर है वो अनायन की फॉर्म में है, अनायन के दो ही काम होते हैं, या न्यूक्लियोफाइल या बेस, यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, बिल्कुल RCU और LIX बन, इससे आप कोई भी अल्केन बना सकते हो ऑड नंबर वाला, मीथेन को छोड़ के, क्योंकि दो चीजें आपस में जुड़ गई हैं, प्रोपेन प्रोपेन बनाना, एक इथाइल ले लो एक मिथाइल, उल्टा भी बोल सकते हो, इसे इथाइल इसे मिथाइल ले लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेंटेन बनाना है, ये ब्यूटाइल ये मिथाइल, या ये मिथाइल ये ब्यूटाइल, या ये प्रोपाइल ये इथाइल, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सेम है सेम है सेम। जितने भी अभी तक आपने एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के मेथड पढ़े, सब स्टेप अप कन्वर्जन थी, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। सिंपल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, RX का रिडक्शन या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दीजिए, या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करा दीजिए, या आप ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड के साथ करा दीजिए। ये रिड्यूस करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को, ये रिड्यूस करता है सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड को, और ये रिड्यूस करता है ऑल 3 टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड को, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो। बेटा बनना क्या है, X नेगेटिव हटना है, H नेगेटिव आना है, X नेगेटिव हटना है, H नेगेटिव आना है।
यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बनना सबसे एल्केन है। ये यूज कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए, ये सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए, और ये तीनों में से कोई सा भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, एक्स हटा दो, एच लगा दो। नेक्स्ट इज सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। इसका भी बेस हमने पढ़ा हुआ है हमारी बेसिक रिएक्शंस में, पर फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, पहले उसका रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे, पहले आपस में रिएक्ट करके, ऐसा कर देता हूं, पहले ये आपस में एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट। फिर इसका रिएक्शन दोबारा एक्वस NaOH के साथ होगा। पहले तो पता ही है एसिड में बेस डालोगे सॉल्ट बनेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये Na2CO3 निकल जाएगा, 2 Na 1 C और ये 3 O निकल जाएंगे, R और H आपस में जुड़ जाएगा। सर ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है, एब्सोल्युटली राइट। बनता तो NaOH और CO2 है, बट वो आपस में रिएक्ट करके Na2CO3 और H2O बना लेता है, ठीक है। स्टेप डाउन रिएक्शन है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स R+1 है, यहां पर कितने हैं, R, ठीक है सर। और कोई बात बतानी थी इसमें, हाँ सर बतानी, हाँ इसका अगर आप मैकेनिज्म जानना चाहते हैं, RCOH एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। सर ये तो एसिड बेस की रिएक्शन है, सबको पता है सॉल्ट बनना है। क्या आपको जैसे ही सॉल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, बाद में हीट किया हुआ है? क्या हमने जब बेसिक्स पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलेट आयन को जब भी हीट करते हैं तो गाना गाते हैं, मौका मिलेगा तो हम बना लेंगे, बस ये CO2 निकल जाएगा, ये R नेगेटिव पे जब वाटर अटैक करेगा बन जाएगा RH। मैकेनिज्म भी हो गया। क्या इसके अंदर कार्बन आयन बन रहा है? यस, यानी कि जो भी चीज इस कार्बन आयन को स्टेबल कर देगी तो ये कार्बन आयन जल्दी बनेगा, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा देंगे इस RCO के साथ, ठीक है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी क्योंकि कार्बन आयन जल्दी बनेगा, उसको स्टेबलाइज कर देगा इसके कार्बन आयन को। और अगर डोनेटिंग लगा दिया तो अनस्टेबल कर देगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक। तो ये कोई खास बताने वाली बातें इसमें है नहीं। यहीं से बेटा हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर पूरा एल्केन फिनिश हो जाएगा। यस यू हर्ड इट राइट, पूरा एल्केन फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 रिएक्शन और बतानी है काम की, एक है कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस और एक है हाइड्रोजिनेशन, बस दैट्स इट, ठीक है। तो मिलते हैं, आप बाकी तो छोटी छोटी चीजें वो तो 2-2 मिनट में हो जाएंगी, मेनली यही 2 चीजें बताते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों। हेलो हेलो सर, बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो सर? मुझे सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने वो सब किया क्योंकि मेरा दिमाग में एक बात बैठ गया कि जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए।